सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच को। तो अभी 22 अप्रैल को स्पेन के मैड्रिड में 25वीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी हुई और इसमें वर्ल्ड नंबर 1 जो टेनिस प्लेयर हैं, जो सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, नाम है नोवाक जोकोविच, और अभी इन्हीं को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार यह अवार्ड जीता है और ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, ये खिलाड़ी के पिछले साल के अचीवमेंट के आधार पर दिया जाता है। उस खिलाड़ी ने पिछले साल क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए हैं, उसी के बिहाफ पे ये अवार्ड दिया जाता है किसी खिलाड़ी को। तो पिछले साल नोवाक जोकोविच ने क्या क्या अवार्ड जीते थे, या अरे यार क्या है ये, चींटे कहाँ चढ़ रही थी। तो पिछले साल नोवाक जोकोविच ने कौन कौन सी चैंपियनशिप जीती थी, आपको याद होगा। साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से 3 इन्होंने जीते थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। और वे 24 ग्रैंड स्लैम के साथ मेन सिंगल में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी भी हैं। अच्छा, वहीं हम महिलाओं में अगर बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला, तो स्पेन की जो मिडफील्डर है एटना बोनमाटी को मिला है। ये एक फुटबॉल प्लेयर है और एटना बोनमाटी को पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल ट्रॉफी मिली थी। अच्छा, एक और अवार्ड यहां पे याद रखना, एक और कैटेगरी है, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? स्पेन की वुमेन्स फुटबॉल टीम को मिला है। बाकी और भी अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 कैटेगरी है कि पुरुषों में किसे मिला, यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया। तो नोवाक जोकोविच आंसर करना, एक टेनिस प्लेयर हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, तो सर्बिया से। ये हो गया। महिलाओं में बात करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किन्हें चुना गया, तो स्पेन की फुटबॉल प्लेयर है, नाम है एटना बोनमाटी। और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, तो स्पेन की वुमेन्स फुटबॉल टीम को। तो यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नईमा खातून को। तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कुलपति यानी कि वाइस चांसलर नियुक्त किया है और इस तरह से वे इस पद पर आने वाली यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है। कार्यकाल इनका रहेगा 5 साल या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। तो याद रहेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर कौन रही थी? बेगम सुल्ताज रही थी 1920 में। और एक और प्रश्न याद रखना, अगर पूछे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी थी? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित 2022 में बनी थी ये। लेकिन अभी क्वेश्चन इस तरीके का है तो मैंने आपको वो भी रिवाइज करा दिया लगे हाथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, स्थापना होती है 1920 में। इसके संस्थापक कहे जाते हैं सर सैयद अहमद खान को। अच्छा, ये ऑप्शन में आप देखोगे फातिमा शेख, तो ये भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर रही थी और इनका नाम एक बार न्यूज में भी रहा था क्योंकि आंध्र प्रदेश ने उनके योगदान पर पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ को भी शामिल किया था। तो हमने करंट अफेयर्स में इस प्रश्न को शामिल किया था। और रजिया सुल्तान तो आप सभी जानते हो, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी ये। अच्छा, महिलाओं की बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूँ और ये भी ध्यान से सुनना, ये 2024 में ही सारी महिलाएं न्यूज में रही थी किसी न किसी कारण से। जैसे कि CISF की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल आपको बताया कौन बनी थी? नीना सिंह। उसके बाद दीपा भंडारे चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। दिव्य कीर्ति सिंह ये घुड़सवार हैं और अभी अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बनी थी। आलिया भट्ट आप जानते हो, हीरोइन है और अभी सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी थी। पिच क्यूरेटर बताया था मैंने, पिच की जो देखभाल करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं पिच क्यूरेटर। बाकी पार्वती बरुआ का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी इनको पद्मश्री के लिए चुना गया था और ये भारत की पहली महिला महावत है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। और शीतल महाजन का नाम याद रखना, अभी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर इतिहास रचा था, वे स्काई डाइवर है। और मरियम नवाज का नाम सुना था,
पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी पंजाब प्रांत से, तो इनका नाम न्यूज़ में था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं जो अभी न्यूज़ में रही थी और किसी न किसी कारण से ये पहली महिला के रूप में उभरी है, तो इनके नाम ध्यान में रखना। ये सारे 2024 के ही नाम है ना, 2023 वाले रिवाइज नहीं कराए। 2023 में अगर आप मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ते थे तो पूरे साल भर मैंने आपको 2023 की जितनी भी महिलाएं न्यूज़ में रही थी वो आपको रिवाइज कराया जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो अब उन महिलाओं को 2024 में मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले 365 दिनों तक मैंने फुल रिवीजन करवाया है आपको। तो अब तो 2024 की महिलाओं के हम रिवीजन करेंगे ना, बात सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है, रीड योर वे। पहली बार इस दिन को 1995 में मनाया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को ने किसे वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया, तीनों साल का मैं बता रहा हूं, अभी 2024 का, आने वाले 2025 का और जो निकल गया 2023 उसका। तो 2025 के लिए चुना गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो को, 2024 के लिए चुना गया फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को, 2023 के लिए चुना गया था घाना की कैपिटल अक्रा को। तो ये याद रखना। और बुक से मुझे याद आता है एक अवार्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बुकर प्राइज की। 2023 के लिए चुना गया था पॉल लिंच को, उनके उपन्यास, उनके नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। वो आयरलैंड के लेखक हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करते हैं 2023, तो ये चुना गया था जॉर्ज गॉस्पोडिनोव को। ये बुल्गारिया के लेखक हैं। इन्हें इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए चुना गया था। तो ये डे वाला प्रश्न था। काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैंने आपको दी। इसके अलावा अभी अप्रैल में जितने भी डेज हम मना चुके हैं वो सारे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्रात्मा दिवस और 5 अप्रैल को ही नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को एक तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और वर्ल्ड पार्किंसन डे, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्वांटम डे और बी आर अम्बेडकर जी की भी जयंती होती है और उस दिन को हम इक्वलिटी डे के रूप में मनाते हैं। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे, 21 अप्रैल को एक तो सिविल सर्विस डे मनाया था और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया था। और अभी 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ना कि 23 अप्रैल 2024 को इस बार हम नेशनल प्लास्टिक ओवरशूट डे के रूप में भी मना रहे हैं। और ये प्लास्टिक ओवरशूट क्या होता है, ये कुछ दिन पहले ही क्लास में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। एक पूरा क्वेश्चन आपको करवाया था, प्लास्टिक ओवरशूट रिपोर्ट आई थी उस पे, तो वहां मैंने आपको डिटेल में समझाया था और वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि भारत में हम जो इस बार प्लास्टिक ओवरशूट डे है वो 30 अप्रैल को मनाएंगे और पूरे विश्व में जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है वो इस बार हम 5 सितंबर 2024 को मना रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित कीस KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी कि मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया, तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो अभी टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है रतन टाटा जी, इनको प्रतिष्ठित कीस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो अभी KIIT और ये KISS इसके जो फाउंडर हैं और कंधमाल लोकसभा सांसद हैं प्रोफेसर अच्युत सामंत, उन्होंने ही अभी रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। अब आपको लग रहा होगा कि अवार्ड तो बड़ा पुराना लग रहा है, ये 2021 का है और अब दे रहे हैं क्या। तो वैसे तो इस अवार्ड की घोषणा 2021 में ही कर दी गई थी, लेकिन तब कोविड महामारी के कारण ये दिया नहीं गया था और अब ये दिया जा रहा है और ये दुनिया भर में मानवीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इस बार ये दिया जा रहा है रतन टाटा जी को 2021 के लिए। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2008 में। किसने की थी? अच्युत सामंत ने ही की थी। और ये कौन है भाई साहब? ये KIIT और ये जो आप कीस पढ़ रहे हो उसे KISS, इनके संस्थापक हैं। अब ये है क्या? तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं।
जैसे कि IIT का मतलब हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और कीस का मतलब हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अच्छा, रतन टाटा जी से ही आपको 2-3 प्रश्न तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी एक तो महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला था, याद रखना। अभी ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको मिला था, याद रखना। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2024 में ही पड़ा, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इनको मिला था। वैसे इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी याद रखना, नाम है रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। अच्छा, अवार्ड वाला प्रश्न है ना, आ जाओ 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? अमिताभ बच्चन। आपको खुद को लगेगा इस शीट में 2024 के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको मिलेंगे। जैसे कि एबल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, अभी मिशेल टेलाग्रैंड को मिला। इरास्मस पुरस्कार मिला अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार मिला रिकेन यामामोटो को, जापान के हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक की है। 2023 का JD बिरला पुरस्कार मिला डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 58वां मिला 2 जनों को, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार को। KPP नाम्बियार पुरस्कार मिला हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ को। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान, असम का ये सर्वोच्च सम्मान है जो मिला था अभी हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई साहब को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला BR कंबोज को। और 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला रुइक्सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला संजीव को, उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। और अंग्रेजी का मिला नीलम शरण गौर को, उनके उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान मिला पुष्पा भारती को, उनके उपन्यास यादें 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 के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान मिला था प्रभा वर्मा को, उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको 16 क्वेश्चन कराए हैं ना, ये 16 इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं आपके 2024 के। ये शीट आप देखोगे मैंने 2-3 बार आपको रिपीट करवा दी है, और आप खुद से महसूस करोगे कि जब मैं आपको यहाँ पे बोल के रिवाइज कराता हूँ, सिर्फ इतने से में ही आपको बहुत सारे नाम याद होने लगे होंगे। और इसी तरह से मैं आपको इतना रिवीजन करवाता हूँ कि चीज़ें आपको यहीं पे याद होने लगती है। बाकी थोड़ा सा एफर्ट्स अगर खुद से डाल दोगे या हमारी रिवीजन वाली क्लास आप देखोगे तो पूरा ही आपको यहीं पे याद होने लगेगा। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं या ये लाइक करना ही नहीं चाहते, समझ में नहीं आता, तो कर दिया करो यार। मुझे भी अच्छा लगता है, मेहनत करता है, कोई मेहनत कर रहा है, अगर आपका अप्रिसिएशन मिलता है तो फिर सामने वाले को अच्छा लगता है, उसको एक पावर मिलती है, इंटरनल पावर, उत्साह बढ़ता है उसका, फिर वो और डबल मेहनत के साथ काम करता है। और ये सब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग अभी मेहनत ही तो कर रहे हो, तो आपसे बढ़कर मेहनत की कीमत कौन समझ सकता है। तो अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करा करें, ताकि हमारा जो वीडियो का लाइक का टारगेट है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, आप अपने दोस्तों को जोड़ोगे स्टडी ग्रुप में। अगर कोई जुड़ेगा, अगर आप शेयर कर दोगे, एक आध जना जुड़ेगा, तो एक आध लाइक हमारा भी बढ़ जाएगा, तो हो सकता है टारगेट की तरफ धीरे धीरे हम अचीव करें। तो हमारा आज का लाइक का टारगेट है हमारा 7000 लाइक का, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज मैं बना करके देता हूँ डेली आपको। कहाँ पे? क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी, पैनल वाली PDF मैं आपको देता हूँ जिसमें सब कुछ आपको मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। नई वाली क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, पुरानी वाली अभी कुछ दिन में हट जाएगी। तो नई वाली क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी? अभी लिंक से आपको जाना है, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट चले जाओगे। तो अभी हम भी बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अप्रैल 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नेपाल में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? नेपाल में हुआ। उद्देश्य क्या रहा? नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, देखते हैं किसको पता है। वैसे सबको पता होगा कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये एक टीकाकरण कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 2014 में। और इसी तरह से याद होगा इंद्रधनुष योजना, जो कि बैंकिंग सुधार के लिए लाई गई थी। कब? 2015 में। तो ये दोनों ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना था? तो आंसर होगा
धोर्डो गांव, गुजरात का धोर्डो गांव है वो। और अभी गुजरात के द्वारका में ही भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन भी लॉन्च हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। वैसे हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं 25 जनवरी को, और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को। अब पहले मैं आपको नेपाल ले चलता हूं। आज हम चलेंगे नेपाल। तो सुन मेरे गोपाल, ये रहा नेपाल। तो नेपाल की कैपिटल होती है काठमांडू, और यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का। करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। आप देखोगे कि नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और नेपाल के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? तो सूर्य किरण करते हैं। आपको याद भी होगा अभी 2025 को नेपाल ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया था। और ये प्रश्न हमारा सम्मेलन से संबंधित था, समिट। तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं, ये सारी 2000 में हमने पढ़ी है, तो ध्यान से सुनना। तो आपको याद है अभी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ नई दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ। नवा राइसिना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। चीफ गेस्ट यहाँ पे रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस। अभी पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हुआ था गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 हुआ था दुबई में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कर रहा है 2024 में। कौन सा संस्करण है? 46। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ फरीदाबाद में। और 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था नासिक में। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैंने आपको 11 सम्मेलन रिवाइज कराए, ये सारे 2024 वाले ही हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस अरब देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया? तो आंसर होगा कुवैत ने। तो अभी कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। वहां पर हर रविवार को कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और FM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू हुआ है। और अभी कुवैत में जो भारतीय दूतावास है उसने कुवैत रेडियो पर हिंदी कार्यक्रम शुरू करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने और भारत और कुवैत के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अभी कुवैत की सूचना मंत्रालय की सराहना की है। तो सिंपल सा वन लाइनर में है ये, तो ध्यान में रखना। किस देश में अभी पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? तो कुवैत में। कुवैत ले चलूँ मैं आपको? ले चलूँ क्या? तो उससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नेशनल हिंदी डे हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। और वर्ल्ड रेडियो डे पूछूंगा तो 13 फरवरी को। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, ध्यान से सुनना। 13 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, सरोजनी नायडू जी की जयंती के अवसर पर वो दिन मनाते हैं। अब आप बताओ वो कौन सा दिवस है? अब तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। बाकी अगर पूछे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां पे हुआ था, तो 10 जनवरी 1975 1975 में। कहां पे? नागपुर में। और इसीलिए 10 जनवरी को आप ये वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हो। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी 2023 में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहां पे हुआ था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा फिजी देश में। अब आप कहोगे ये तो 2023 वाला हो गया, अब क्यों पूछेगा एग्जामिनर? अब तो 2024 वाला बताओ। तो मैं आपको ये भी बता दूं मेरे काबिल दोस्त कि ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये अब हर 3 साल में होता है। पहले 4 साल में हुआ करता था, लेकिन अब हर 3 साल में होता है। तो अब हो गया ना 2023 में, अब ये 2026 में होगा। तो जब तक 2026 का वेन्यू नहीं आ जाता तब तक 2023 वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कहाँ पे? फिजी में। तो अभी कुवैत की बात चल रही थी, तो चलो चलते हैं कुवैत। ये रहा मैप में कुवैत। कैपिटल कुवैत सिटी है, करेंसी है कुवैती दिनार। और अभी इसके नए प्रधानमंत्री बने थे, नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का समर्थन करने वाले प्रस्ताव को वीटो कर दिया? तो आंसर होगा अमेरिका। अच्छा, इसके लिए पहले आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले बनाया गया था लीग ऑफ नेशन के नाम से। कब? 1919 में। फिर 1944 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। और 24 अक्टूबर 1945 से ये काम करना शुरू करता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। देखो यूनाइटेड नेशन में 15 सदस्य होते हैं,
जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और भारत ये परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर 5 है, कौन कौन? चाइना, रशिया, अमेरिका, यूके और फ्रांस है। तो इनके पास है वो वीटो पावर। और ये काम कैसे करती है? मान लो रशिया ने कहा कि भैया इंडिया को हम परमानेंट मेंबर बनाएंगे। अमेरिका ने कहा हाँ ठीक है, ब्रिटेन ने कहा ठीक है, फ्रांस ने कहा ठीक है, पर वो जो कपटी चाइना है ना, वो नहीं चाहता। तो उसने अपना वीटो पावर यूज करके इस प्रस्ताव को मना कर दिया। और एक बार इन 5 में से किसी ने भी मना कर दिया तो वो फिर मना ही होता है। और बार बार यही हो रहा है। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया ये असली का उदाहरण है। तो उसी तरह से अभी एक अफ्रीकी देश है अल्जीरिया। ये अफ्रीका का क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज सबसे बड़ा देश भी है। और अभी उसी ने कहा कि फलस्तीन में जो घटनाएं हो रही है, वहां पे जो युद्ध हो रहा है, लड़ाई वगैरह हो रही है, तो उनको देखते हुए इसे यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना देना चाहिए। पर अमेरिका ने अपना वीटो पावर यूज किया और बोला नहीं बनाएंगे। अब क्यों मना किया होगा ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अमेरिका ये इजराइल को सपोर्ट करता है और इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ते रहते हैं। और यही कारण है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन का सदस्य बने। वैसे यूनाइटेड नेशन में अभी टोटल सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट नवीनतम कौन सा है? 193 नंबर का साउथ सुडान है। और ये भी ध्यान में रखना कि यूनाइटेड नेशन में टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें से 5 के मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। लेकिन उसमें से एक ऐसा है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा हैग, नीदरलैंड में। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। और ये तो अभी न्यूज में भी था, याद होगा, अभी इसके नए प्रेसिडेंट बने थे नवाब सलेम। ये पूछा जा सकता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं? लेबनीज से। ये जरूर ध्यान में रखना, मेरी शब्दों को नोट कर लेना, ये प्रश्न आएगा। देखो, या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे प्रेसिडेंट का नाम बताओ, या पूछ लेंगे कि वो किस देश से है। और अभी वाइस प्रेसिडेंट भी बनी थी, उनका नाम जूलिया है, वो भी याद रखना। और यूनाइटेड नेशन के हेड कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो पुर्तगाल से, पोर्तुगीज है ये। तो प्रश्न समझ में आया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा मोहम्मद सलेम ने। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये है मोहम्मद सलेम। ये रॉयटर्स फोटोग्राफर है और अभी इन्होंने ही 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीत लिया है। इन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर ली है और उसी के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। इस फोटो में इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में युद्ध चल रहा था तो चाहे लोग इधर के हों या उधर के हों, दोनों तरफ के लोगों ने अपने लोगों को खोया, वो हमेशा के लिए उनसे दूर हो गए। तो उनके दर्द को दिखाया है इस तस्वीर के माध्यम से उन्होंने, कि युद्ध में चाहे किसी की भी जीत हो, चाहे कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन वो जो दर्द है वो दोनों देशों की उन पब्लिक को होता है, लोगों को होता है जो वहां पे निवास करती है। तो सिंपल सा याद रखना है, 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद सलेम ने जीता है। ये जो पुरस्कार है ये एम्स्टर्डम स्थित वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता था। किसने? तो नीमा सर्री खानी ने जीता था। आपको याद होगा बर्फ पे एक पोलर बियर सोया हुआ था, उसकी फोटो के लिए उन्होंने जीता था। याद आया? और ये जो नाम लिखा है मोहम्मद मुस्तफा, ये नाम भी सुना होगा, अभी फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने थे ये। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में सौरव घोषाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा स्क्वैश। तो भारत के सबसे सफल पुरुष स्क्वैश प्लेयर है सौरव घोषाल और अभी उन्होंने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं उन्होंने 2003 में स्क्वैश में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। पेशेवर यानी कि प्रोफेशनलिज्म। और अभी तक 10 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन खिताब वो जीत चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वे जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। वहीं सीनियर मेंस सिंगल में बात करें तो दुनिया के टॉप 10 में पहुंचने वाले भी वो एकमात्र भारतीय स्क्वैश प्लेयर है। 2019 में उनको वर्ल्ड में 10वां स्थान मिला था और वे 13 बार नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। और 2007 में अर्जुन अवार्ड भी इन्हें मिला था, जिसे देश का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार कहा जाता है। और ये सम्मान पाने वाले वो पहले स्क्वैश प्लेयर हैं। अब आप मुझे बताओ, देश का पहला या देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल पुरस्कार किसे कहा जाता है और अभी 2023 में किसे मिला था? प्रश्न समझ में आ गया ना? बताओ। अच्छा, इसी तरह से एक खिलाड़ी का नाम आपको और याद आएगा। अभी उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी, रिटायरमेंट ले लिया।
नाम है साई प्रणीत। तो अब आपके लिए प्रश्न है, साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कोई भी खिलाड़ी अगर न्यूज में रहता है तो या तो वो जीतेगा या हारेगा, या किसी न किसी कारण से वो न्यूज में रहा होगा, या तो वो कोई खेल जीत गया होगा या हार गया होगा, या पहले स्थान पर रहा होगा, या हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, या किसी भी कारण से न्यूज में आया हो। तो एक प्रश्न तो बड़ा सिंपल सा बनता है एग्जामिनर के पास कि उनका संबंध किस खेल से है या किस देश से है। तो यहाँ पे साई प्रणीत के बारे में मैंने आपको बताया, अब आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है। अच्छा, भारत के कुछ और इंपॉर्टेंट स्क्वैश प्लेयर्स हैं जो अक्सर न्यूज में रहते हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। एक तो ये सौरव घोषाल हो गया जो हमने पढ़ा, एक दीपिका पल्लिकल हो गया, अनाहत सिंह हो गया, जोशना चिनप्पा हो गया। और मुझे यकीन है कि ये सारे नाम आपने जरूर सुने होंगे करंट अफेयर्स में, और इनका संबंध याद रखना स्क्वैश से है, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने चीनी ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो वर्ल्ड चैंपियन फार्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन, और अभी उन्होंने ही चाइनीज ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? रेडबुल के ये ड्राइवर हैं, और आप कह सकते हो उन्होंने पहली बार चाइनीज ग्रैंड प्री रेस को जीता है। और वैसे इस सीजन की या इस साल की ये उनकी चौथी जीत है। इस साल अभी तक 5 फार्मूला 1 रेस हो चुकी है, मैं आपको बता दूं 5। सबसे पहली बहरीन ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता, हमने कहा रेडबुल के हैं। फिर सऊदी अरब ग्रैंड प्री, उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुई थी, उसको कार्लोस सेन ने जीता था, वो फेरारी के ड्राइवर है। फिर जापानीज हुई और अब ये चाइनीज हो गई, दोनों को मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। मतलब 5 में से 4 ये जीत चुके हैं। और आपको बताऊं फार्मूला 1 मोटर कार रेसिंग का आयोजन ये कौन करता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल है ऑटोमोबाइल इसका आयोजन करता है, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। पहली फार्मूला 1 रेस ये 1950 में इसको जीता था एमिलियो ग्यूसेप फरीना ने। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक जरूर करना। अब तो सेशन भी एंड हो चुका है, और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में जहां पर भी आपके दोस्त हों, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या अड़ोस पड़ोस में, तो यार शेयर जरूर करना। और क्विज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो फिर कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। फिर आपसे पूछा अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब बनाया? 22 अप्रैल को। फिर पूछा अभी भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? भारत के पूर्वी तट पर। फिर पूछा अभी फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है सिट्रियन, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी भारत में महेंद्र सिंह धोनी को। फिर पूछा त्रिशूर पुरम उत्सव कहाँ मनाया? केरल में। फिर पूछा फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए? डी गुकेश। फिर पूछा अभी पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? स्पेन में। फिर पूछा अभी 2024 एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड ने, नॉर्वे के हैं। फिर पूछा अभी सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हौसाल 1 RA3 का परीक्षण किसने किया? नॉर्थ कोरिया ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।